जय हिंद दोस्तों ये जो सामने आपके प्रश्न दिख रहा है ना, ये प्रश्न इतना आसान है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितने भी तैयारी कर रहे हैं दोस्त लोग, जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% ही ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब ऐसे ही भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने परसों से लेकर आज तक में यहाँ पर कुछ पोल्स डाले थे अपने चैनल पर। वहाँ पर हमने देखा कि जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, जो दोस्त लोग आंसर कर रहे हैं, वो बहुत शॉकिंग था। क्योंकि जो सही उत्तर था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% लोग ही दे पा रहे थे, और बाकी के क्या थे, उनको सिर्फ देखकर ये लग रहा था कि आसान सा है, बन जाएगा, और टिक किए, जिसमें सबसे ज़्यादा पोल था, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज था, उसी को वो लोग उत्तर कर दिए, जो कि गलत हो जा रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम वैसे ही प्रश्न लेकर आए हैं जो हमने पोल पर डाले थे, पोल के लिए डाला था, और उन प्रश्नों का एनालिसिस यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्रश्न हैं जिनमें आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और इनका उत्तर गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, एकदम पूरा प्रश्न की गहराई को नहीं समझेंगे, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको नहीं समझेंगे, प्रश्न अच्छे से देखेंगे नहीं, तब तक आप ऐसी गलती करते रहेंगे और हमेशा गलती करेंगे, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों होगा भाई? आप प्रश्न को ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हो, उसका मतलब समझ ही नहीं रहे हो, बस देख के उत्तर कर दे रहे हो, तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमने पोल में डाला था, ये 2 दिन पहले का पोल है। हमने पूछा था कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है। अब पहली भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको आप भले ही पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो इसका उत्तर आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर बात हम आपको बता रहे हैं कि 70% लोगों ने गलत जवाब दिया था, सिर्फ 25% लोग सही उत्तर दिए थे। और वो सही उत्तर क्या है जानते हैं? 4। ठीक है, ये है इसका सही उत्तर, ये है इसका सही उत्तर। बाकी जो 70% लोग हैं वो 2 को टिक किए थे, जो कि गलत आंसर था, गलत जवाब था। अब समझिए यहाँ पर इसको, पहली भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, इस बात को समझिएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए, पहले बात करें हम लोग अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं से, मतलब अपने से और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती है। यानी अभाज्य संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंकों से कट सकती है, 2 संख्याओं से कट सकती है। कौन कौन? एक तो स्वयं से और एक 1 से। जैसे हम यहाँ पर लें कि जो 3 है, 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि ये जो 3 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी अधिक से अधिक 2 संख्या से कटेगा और कम से कम भी 2 की संख्याओं से कटेगा, वही होता है अभाज्य संख्या। 3 हो गया अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 और किसी से नहीं कटेगा, 1 और 3 के अलावा। वहीं पर बात करें कि 2, ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये 2 जो है ना, ये सम संख्या है, जरूर है, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 देखिए, 2 क्या है? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, है ना। तो इन 2 संख्याओं के अलावा क्या ये किसी और से विभाजित होगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो अधिक से अधिक ये 2 ही संख्या से न कट रहा है, और कम से कम भी 2 ही संख्या से कटेगा, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या है दोस्तों। और सब ने वहाँ पर 2 को टिक किया था, पहली भाज्य संख्या, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर गलत है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, पहली अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कंपोजिट नंबर। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। इकलौती सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 ही है, इकलौती। सिर्फ एक ही है जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो।
ठीक है। इसके 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। जितने भी सम संख्याएं हैं 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे भाज्य संख्या होती हैं, यानी कट जाती हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो 2 जो है अभाज्य संख्या है, पहली सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए 1 को देखिए, 1 क्या है? अब 1 जो है ये तो सिर्फ 1 ही से कटेगा, तो ये जो 1 है ना, ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्याओं से कटे और कम से कम भी 2 संख्याओं से कटे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्या है, ये 2 संख्या तो है ही नहीं इसको काटने वाले, सिर्फ 1 ही है, 1 ही 1 को काट सकता है। तो 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर बताएं तो पहला अभाज्य संख्या है 2, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या है 3, फिर इसके बाद है 5, फिर इसके बाद है 7, फिर इसके बाद आप 9 कहेंगे तो 9 नहीं है क्योंकि 3 से कट जाता है वो, फिर उसके बाद है 11, फिर उसके बाद है यहाँ पर 13, है ना 13, फिर उसके बाद है यहाँ पर 15 तो नहीं, 15 तो कट जाएगा, वो भाज्य संख्या है क्योंकि 5 से भी कटता है 3 से भी कटता है। 17 है, 17 के बाद है 19, 19 के बाद है यहाँ पर 23, ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो देख लीजिए अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ यही सम संख्या है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो विषम होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है पहली भाज्य संख्या कौन है? पहली भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या 2 तो क्या है? अभाज्य है ना, 3 भी क्या है? अभाज्य है ना, 4 है भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या 4 है। ये जो 4 है ये 2 से कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, ठीक है। तो 4 और 1 को छोड़कर ये किसी और संख्या से भी कट रहा है, इसका मतलब यह पहला भाज्य संख्या होगा, पहली भाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और जो कि यहाँ पर पोल में हम देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 25% लोग ही यहाँ पर सही जवाब दिए हैं, ठीक है। और वही 25% ही रियल मायने में मेहनत कर रहे होते हैं एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए, बाकी तो सब ऐसे ही बस आ गए। 2 दिन स्टार्ट किए, मोटिवेशन मिला उनको कहीं से, 2 दिन स्टार्ट किए गणित पढ़ना स्टार्ट किए, रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किए, उसके बाद फिर उनका मोटिवेशन डाउन हुआ, फिर वो छोड़ देते हैं और अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते हैं और वही बस एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से मत करिए। अगर आपको सच में मेहनत करना है तो अच्छे से करिए और सारी चीज़ों को बारीकी से समझिए, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर जब तक नहीं क्लियर होगा आपको तब तक ऐसे प्रश्नों में आप फंसते रहेंगे और आपका उत्तर गलत होता रहेगा और थोड़े थोड़े अंकों से आप चूकते रहेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए अगला जो हमने पोल डाला था उस प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं और उसका भी एनालिसिस करते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों 4, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पहली भाज्य संख्या 4 होती है। बढ़े आगे, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी हमने पोल में डाला था और आप यकीन नहीं करेंगे इसका भी सिर्फ और सिर्फ जवाब जानते हैं कितना % आया है सही? सिर्फ 12%। 84% लोगों ने गलत जवाब दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये देखकर कि इसमें सबसे ज़्यादा पोल है तो यही सही होगा। अपना दिमाग कोई भी नहीं लगाया है, ठीक है, सिर्फ दिमाग लगाने वाले हैं तो सिर्फ 12% लोग, ठीक ना। अब देखिए इसका उत्तर हम पहले बता देते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, सिर्फ 1 होगा। अब कैसे होगा, यहाँ पर क्या सोच समझ करके 84% लोग यहाँ पर 2 को टिक किए हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सम अभाज्य संख्या कितनी है, कितनी है। इस प्रश्न को वो लोग ढंग से नहीं पढ़े। कितनी है का मतलब होता है उनकी संख्या कितनी है, कौन है नहीं, समअभाज्य संख्या कौन सी है ये नहीं पूछा है आपसे, कितनी है मतलब कई गो है, ठीक ना। तो सम अभाज्य संख्या भी अभी हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, फिर इसके बाद ये। तो देखिए यहाँ से लेकर इधर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आपको वो विषम होंगी,
विषम, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर सम अभाज्य संख्या होता है। तो संख्या में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है और साथ में सम संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है। वो आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा था प्रश्न में कि कितनी है ना, कै गो है। तो समअभाज्य संख्या सिर्फ 1 ही है और वो है 2, ठीक ना। ये आपसे नहीं पूछा जा रहा। अगर आपसे पूछता कि समअभाज्य संख्या कौन सी है, तब आपका यहाँ पर 2 आंसर सही होता। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कितनी है, तब यहाँ पर उत्तर 1 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और इनमें गलती नहीं करेंगे आप। उम्मीद करते हैं हम ऐसा, नहीं तो अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपका फिर वही लुटिया तो डूबना ही डूबना है, ठीक ना। इसमें कोई नहीं बचा सकता। ऐसे प्रश्नों को अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे, देखिए ये कितना आसान लग रहा है, कितना छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन है कितना टेढ़ा। इसी को आप नहीं समझ पाते हैं और आप गलत कर देते हैं, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो हमने यहाँ पर बहुत चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। आप देखेंगे ना तो इनमें मज़ा आ जाएगा इन प्रश्नों को देखकर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया था हमने यहाँ पर पोल में। अब इस प्रश्न को देखिएगा, ये कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है, कितना छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें गलत किए हैं। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जवाब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ सही जो जवाब आया है सिर्फ 7% लोगों का आया है। बाकी 84% लोग वही भेड़ चाल वाले हैं, जो एक जिधर गया उधर ही सब चले गए, है ना। तो वो गलत हो गया। प्रश्न को जब तक आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसकी भावना को समझेंगे नहीं, प्रश्न कहना क्या चाहता है, तब तक आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे उसका उत्तर। प्रश्न को ऐसे ही पढ़ लिए, उसका कुछ समझना नहीं है, वो क्या कह रहा है, बस देखे शुरू का संख्या देखे, शुरू का पढ़ लिए, उत्तर कर दिए। तो ऐसे नहीं होता है भाई। पढ़िए प्रश्न को सबसे पहले, ठीक ना। ये शुरू से सिखाया जाता है कि आप प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए, प्रश्न कहना क्या चाहता है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे जानना क्या चाहता है ना। तब आप उत्तर करिए और बड़े ढंग से करिए। देखिए, इसमें पूछा गया है 3/4% किसके बराबर है। सबने सोचा कि यहाँ पर सीधा सीधा 3/4 का मान पूछ रहा है। 3/4 का मान होता है 0.75। एग्जामिनर जो बैठा हो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपको सीधा सीधा प्रश्न दे देगा कि 3/4 का मतलब क्या होता है ना। वो कुछ ना तो कुछ तो घुमाया ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड और है, इस वर्ड का मतलब भी तो समझिए भाई कि प्रतिशत लिखा हुआ है। 3/4% किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 3/4% का मान कितना होगा। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। प्रतिशत का मतलब तो आप जानते होंगे कि प्रति 100 में से कितना, यानी प्रतिशत जब हटता है तो बटे में 100 लग जाता है। अब सोचिए, 3/4 का मतलब तो आप जानते हैं 0.75 होता है, तो 0.75 हो गया ये। और इसके साथ परसेंट भी तो लगा है, अब परसेंट हटाएंगे तो ये होगा 0.75। अब परसेंट हटते ही बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए, अब इसको देखिए, नीचे में 2 जीरो है, इसका मतलब ये दशमलव जो है 2 पॉइंट इधर और खिसकेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.0075, ठीक है। देखिए, 7 के बगल में था, 2 अंक और इधर खिसका दिए तो 2 जीरो और लग गया, यानी 0.0075। इसका अर्थ होगा कि 3/4 का मतलब 3/4% का मतलब 0.0075। ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी देने वाले यहाँ पर सिर्फ 7% हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि जो छंटते हैं ना, ऐसे ही प्रश्नों में छंटते हैं। ऐसे ही 2-4 ठो प्रश्न अगर अच्छे से दे दिया, दिमाग लगा के एग्जामिनर दे दिया आपके एग्ज़ाम में, आप वहीं पर छंट जाते हैं। और उसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लिए, एक बार समझ लिए, तो क्या फिर आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आगे के पोल्स में आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न हम हमेशा देते ही रहते हैं आपको पोल के अंदर, है ना। आप चाहें तो
यहाँ पर हमारे चैनल के अंदर जाके कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं कितने सारे पोल्स हैं, उनमें देख सकते हैं कि कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जाइए, चेक करिए उन प्रश्नों को, और जो भी पोल हम यहाँ पर देते हैं उनको अटेम्प्ट करने का कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं ना जिनमें आपको आपकी तैयारी करने में आपको मदद मिलती है, आप अच्छे से फिर तैयारी कर पाते हैं ऐसे प्रश्न जब मज़ेदार प्रश्न मिलते हैं तो। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमने क्या डाला था और वहाँ पर भी बहुत सारे गलती किए हैं। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो ए है वो नहीं होगा, ए इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को, ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, देखिए कितना आसान है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर गलती किए हैं। आसान तो है लेकिन यहाँ पर इसमें घुमाया हुआ है, और आप जब तक सही से इसको पढ़े नहीं हैं दशमलव वाला तो आप इसमें पक्का है कि गलती करेंगे, और गलती किया भी है लोगों ने। यहाँ पर 72% लोगों ने गलत जवाब दिया है, और सिर्फ लगभग 22% लोग यहाँ पर सही जवाब दिए हैं अब तक। ठीक है, ये आज का पोल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर, ठीक ना। अच्छा, कल का पोल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0.049 का वर्गमूल क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि 0.049 इसका वैल्यू बताइए कि क्या होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सबसे ज़्यादा पोल आया है वो ऑप्शन नंबर बी में आया है, इसको सबने सही बताया है, जो कि ये गलत होगा। इसमें जो है, इस ऑप्शन में 3 ऑप्शंस में इसका उत्तर दिया ही नहीं गया है, यानी इसका आंसर जो होगा वो नॉन ऑफ द एबव होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब समझिए इसको कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि 0.049 इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो क्या होगा। पहले तो दशमलव के बिना हम लोग लिख देते हैं, तो दशमलव के बिना कितना होगा 49 बटे क्या लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो। ठीक है, 1 पर 3 जीरो लगा देंगे, तो ये है 49/1000। अब इसी का तो वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है, इसी का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने क्या किया, 49 का वर्गमूल तो यहाँ पर लिख दिया है ना, इतना लिख दिया। 1000 का वर्गमूल उन्होंने लिख दिया 100। गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। और इसी चीज़ को उन्होंने लिखा 0.07, इसी चीज़ को 0.07 लिख दिया, और उनके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। गलत है भाई, गलत है। 1000 का वर्गमूल 100 कैसे आएगा, कैसे आएगा। 100 का गुणा 100 से करेंगे तो 1000 होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होता है। 1000 का वर्गमूल यहाँ पर अगर हम लिखना भी चाहें तो कितना होगा, 1000 को हम लिख सकते हैं 100 × 10 है ना, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और ये 10वां तो अंदर रूट के अंदर है ना रहेगा, इतना होगा। ठीक है, इतना होगा। और इसको √10 का वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, इतना भी आएगा। लेकिन यहाँ पर 0.07 इसका उत्तर नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और समझिएगा, अगर ये ऐसे होता 0.0049 तब इसका उत्तर क्या होता, इसका उत्तर वर्गमूल 0.07 हो जाता। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे ही बदल सकते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा देखिए 49 है ना, 49 बटे 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दीजिए, देख लीजिए 4 जीरो है ना। इसका वर्गमूल हुआ 7, अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 100 है ना, और ये आएगा 0.07। तो इसका वर्गमूल हमारे पास 0.07 होता, ना कि इस वाले का वर्गमूल। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर एक हम आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होगा। याद रखिएगा, ऐसे दशमलव वाले क्वेश्चंस में वर्गमूल में जिसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं उसमें दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उनका आधा होता है दशमलव के मतलब वर्गमूल में दशमलव के बाद अंक।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक है, यानी वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक होगा। यहाँ पर 6 अंक होता दशमलव के बाद, तो यहाँ पर कितने अंक हो जाते, दशमलव के बाद 3 अंक हो जाते, यानी आधा हो जाता है। क्या ध्यान रखेंगे ना आप? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर दोस्तों ये ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको आप काट लीजिएगा, ये नहीं होगा। इसका उत्तर होगा नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हमने यहाँ पर और डाला था पोल में, है ना, जो कि रीजनिंग का है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन उसमें भी गलत किया है। सिर्फ 22% लोगों ने सही जवाब दिया है। उस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिएगा, ये रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। इसमें भी गलत कर दिए, लेकिन अगर वही इसको अच्छे से पढ़े होते, अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता, तो इसको गलत ना करते। सिर्फ रट्टा ना मारते, सिर्फ रटते ना चीज़ों को, तो इसका उत्तर सही कर देते, है ना। सिर्फ सही किया है यहाँ पर 22% ने, बाकी 68% जिधर सब गए उधर वो भी चले गए, उनका उत्तर 26 आ गया, जो कि गलत है ना। तो भाई प्रश्न को समझिए ना अच्छे से, वो क्या कह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट के अंदर घुसिए, तब तो आपको पता चलेगा कि उसका उत्तर कैसे निकालेंगे और क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा डी, आंकड़ा अपर्याप्त। प्रश्न देखिएगा क्या है, एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 12वें स्थान पर बैठा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस प्रश्न को बड़े गौर से समझिएगा। इसका आंकड़ा अपर्याप्त क्यों होगा, इसको भी समझिए, और 26 किन किन लोगों ने दिया है ये भी समझिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। उन्होंने ऐसे प्रश्नों में एक फॉर्मूला रटा हुआ है, वो देखते हैं कि L प्लस, है ना, पंक्ति में जितने भी व्यक्ति हैं L प्लस R माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और प्रश्न को बिना पढ़े इस फॉर्मूले का यूज़ करके गलत उत्तर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट से 15वां, तब 15, अब प्लस राइट से 12वें स्थान पर तो 12, अब माइनस 1, मतलब 15 और 12 27, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा। और सभी ने 68% लोगों ने यहाँ पर 26 को सही किया, जो कि सरासर गलत है, सरासर अन्याय है भैया ये। अब सही क्यों नहीं है इसको समझिए। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से उसकी स्थिति दे दी गई हो। एक ही व्यक्ति की स्थिति, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पंक्ति है ना, ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है। इस लाइन में ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे मोहना बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है। अब इस मोहन का कह रहा है कि बाएं से, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा बाएं से ये 13वें स्थान पर है, और दाएं से मान लीजिए कि ये 17वें स्थान पर है। एक ही व्यक्ति का पोजीशन दिया गया है दोनों साइड से, बाएं से भी दाएं से भी। तब इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 13 प्लस 17 माइनस 1, यानी 17 13 23 और माइनस 1 29, यानी इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति होंगे, 29 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इस प्रश्न को जरा गौर से पढ़िए। इसमें बोला है कि ए बाएं से 15वें स्थान पर है। चलिए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर बोला कि ए जो है ना, ये ए है, ये बाएं से 15वें स्थान पर है। इस साइड से ये कौन से नंबर पर है, 15वें स्थान पर है। ठीक है, बी दाएं से 12वें स्थान पर है। अब बी देखिए, बी जो है इधर से, इस कोने से, इस एंड से किस स्थान पर है, वो 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। ये है बी हमारा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर प्रश्न में आपसे ये नहीं बोला है कि बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। क्या ए और बी दोनों एक साथ हैं, क्या ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, क्या 3 व्यक्ति हैं, क्या मतलब इनके बीच में तो कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं ना। जबकि आपको प्रश्न में क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ये जानकारी दी ही नहीं गई है कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति होंगे। निकालना मुश्किल है ना भाई, नहीं निकल सकता, क्योंकि जानकारी अधूरी है। नहीं बताया गया है आपसे कि ए और बी के बीच में कै गो व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं वहाँ पर,
करोड़ों व्यक्ति हो सकते हैं, लाखों व्यक्ति हो सकते हैं, आपको क्या पता। प्रश्न में कुछ बताया ही नहीं है आपको, आप ऐसे ही आंख मूंद के जो रट्टा मारे हैं उसी को लगा दिए, वही फॉर्मूला लगा दिया, आपका उत्तर आ गया, गलत हो गया, है ना। तो ऐसे मत करिए, प्रश्न को गौर से पढ़िए, समझिए प्रश्न को कहना क्या चाह रहा है, उसकी भावनाएं क्या है, उसमें क्या राज छुपा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करिए, तब आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंकड़ा अपर्याप्त, यानी इसमें जानकारी क्या है, अधूरा है, जानकारी क्या है, अधूरा है। इसको DIV कहते हैं, डाटा इनसफिशियंसी, है ना, मतलब डाटा इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है, पूरी नहीं दी गई है। अब यहीं पर मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि इनके बीच में एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, तब तो आप आसानी से बता सकते थे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी हमने यहाँ पर बताया, और आज के वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने जो भी पोल डाले थे उन्हीं के प्रश्न उठाए हैं आज की इस वीडियो में, और आपको अच्छे से यहाँ पर इनका एनालिसिस करके बताया है कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, और कहाँ आप गलती करते हैं। इन गलतियों को उम्मीद करते हैं कि आप अब नहीं दोहराएंगे, इनको आप सुधारेंगे, और आप अपनी मैथ्स या रीजनिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपनी अच्छे से इम्प्रूव करेंगे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखकर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। अब पढ़ाई करिए तो अच्छे से करिए, है ना, एकदम मन लगा कर करिए, चीज़ों को समझ के करिए, ऐसे ही रट्टा मत मारिए। रट्टा मारना आप वो काम GS में कर सकते हैं, है ना, और जनरल साइंस में कर सकते हैं, GA में कर सकते हैं, अवेयरनेस में हो गया, करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन इनमें तो रट्टा मत मारिए। ये लॉजिकल सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी, है ना। तो इनमें भी वही रट्टा मारने वाला काम मत करिए, है ना। चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। विदा दीजिए हमको, जय हिंद।